हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन रिलेटेड कुछ टर्म्स और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन की स्टडी की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीन्स क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बाई एम। एडजॉर्प्शन के रेट को एक्सटेंट को से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एक्स इज मास ऑफ एडजॉर्बेट, m is mass of adsorbent। अगर सपोज दैट हम x का यानी कि x मास ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ाएंगे तो x बाई एम अपना बढ़ जाएगा, और जब x बाई एम इंक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, सपोज दैट इट इज द सरफेस, कोई भी आपका एम है यानी कोई भी सब्सटेंस है जिसकी सरफेस ये आपको दिखाई दे रही है अभी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, एम से। मास ऑफ अ सब्सटेंस बिल्कुल फिक्स कर दिया है। ये जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उसको क्या कह सकते हो आप, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सॉरी, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का होगा बेटा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन के रेट को एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। कितने टाइप से हम एब्जॉर्प्शन की स्टडी करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, देखो भाई, हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफओ का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के मिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसके बेसिस पर हमने एडजॉर्प्शन को टू कैटेगरीज में डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन। Chemical absorption. First is physical absorption, second is chemical absorption. In short name is written as physisorption. physisorption, इसको हम शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम केमी, यहां से जॉर्प्शन, तो दैट शॉर्ट नेम इज केमिजॉर्प्शन। अब देखते हैं एक्चुअल में इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होने वाला है, उसकी बात करेंगे। देखो भाई, यहां पर सपोज दैट इट इज द सरफेस और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, और यानी कि मॉलिक्यूल्स का मतलब इट इज एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहाँ कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उस टाइप का जो एडजॉर्प्शन होगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। एक बार दोबारा समझ लो, देखो आउटसाइड मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक बॉन्ड बनता है,
और वो बॉन्ड कौन सा होता है? वीक बॉन्ड होता है। इस वीक बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेंट, देखो ये सरफेस को क्या कहेंगे हम? एडजॉर्बेंट। और ये जो आपका मॉलिक्यूल यानी कि एडजॉर्बेट के मिड में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर मॉलिक्यूल्स यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मिड में वीक बॉन्ड बन रहा है, फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। आओ वन बाय वन इन दोनों की स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। फर्स्ट हमने देखा, फर्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। हम फर्स्ट स्टडी करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड वी कैन से इट एज फिजिजॉर्प्शन। देखो हम इसके सभी पॉइंट्स की वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, यानी कि आपको पता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल क्या कह सकते हो? एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट हेल्ड बाय, एडजॉर्बेट हेल्ड बाय वीक बॉन्ड लाइक एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि एडजॉर्बेट किसके द्वारा हेल्ड होता है? वीक बॉन्ड के द्वारा एडजॉर्बेंट से हेल्ड होता है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आप ये भी जानते हो सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में आसानी से वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज समझते हैं हम। सेकंड पॉइंट इज, देखो आपको ये चीज पता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, और बॉन्ड जितना वीक होगा एनर्जी उतनी ही कम रिलीज होगी। तो हम कह सकते हैं रिलीज एनर्जी यानी कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी पर दोबारा लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी लो। यानी कि देखो आपको पता है एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट में बॉन्ड क्या बन रहा है? वीक बॉन्ड बन रहा है। अगर बॉन्ड वीक बनेगा तो एनर्जी भी आपकी बहुत कम रिलीज होगी, बहुत कम रिलीज होने वाली है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने क्या लिख दिया? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी लो। और इसकी रेंज होती है आपकी 20 to 40 किलोजूल पर मोल। व्हाट मीन्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन? हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। और ये क्या होगी? बहुत ही कम रिलीज होगी। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। देखो हम बात करते हैं रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इट इज द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और सरफेस यानी कि एडजॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है आपको? एट नॉर्मल कंडीशन पर आप अगर इसको हीटअप करो या फिर एट रूम टेम्परेचर पर भी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो सकता है। और इसका यानी कि देखो
अब समझो, नॉर्मल कंडीशन पर रिवर्सिबल का मतलब है यहाँ पर बॉन्ड आके बन भी सकता है, यानी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एंड नॉर्मल कंडीशन पर ये बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, यानी कि बॉन्ड का डिजॉर्प्शन भी हो सकता है। What means of desorption? Removal of adsorbate from the surface. एडजॉर्बेट का अपनी सरफेस को छोड़ के जाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन। यानी कि देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड तो आसानी से बन जाता है और बॉन्ड आसानी से टूट भी सकता है, यानी कि दोनों नेचर शो कर सकता है। टूट क्यों जाएगा? क्योंकि बॉन्ड क्या होता है? बहुत वीक होता है। हल्का सा आपने टेम्परेचर दिया जिससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और बॉन्ड पहले से ही वीक था, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। डिजॉर्प्शन का मतलब आप समझ चुके हो, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस। और इस नेचर को ही, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल नेचर। यानी कि नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ पर एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन दोनों हो सकता है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैंने रफ करता हूं और आगे पॉइंट की बात करते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाट मीन्स ऑफ दिस लाइन? इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या है यहाँ पर, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सी सरफेस ऐसी होती हैं जिन पर कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ही आके एडजॉर्ब होते हैं। जैसे हम बात करें एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस, एक्टिवेटेड जो चारकोल की सरफेस होती है वो डेंजरस गैसेस को ही एडजॉर्ब करती है और लाइक एज H2 गैस, O2 गैस को एडजॉर्ब नहीं करती है। लेकिन ये जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी गैस हो, सभी गैसेस सरफेस पर एडजॉर्ब होंगी। कोई कम अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, कोई ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, लेकिन सभी गैस का एडजॉर्प्शन होता है। ऐसा नहीं है ये कुछ गैस को एडजॉर्ब करे, कुछ गैस को एब्जॉर्ब ना करे। लेकिन इस यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा होता है, वो कुछ गैस को एब्जॉर्ब करता है, कुछ गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस पर सभी गैस एब्जॉर्ब होंगी, वो अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब होंगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल गैस एब्जॉर्ब, ऑल गैसेस एब्जॉर्ब इन वेरिंग अमाउंट, यानी कि अलग अलग अमाउंट में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। कोई ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, कोई कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, लेकिन सभी गैस एब्जॉर्ब होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म मल्टी molecular layers. It form मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स। इसका मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज दैट ये आपकी कोई सरफेस है, यानी कि एडजॉर्बेंट। एक बार लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो गया? एक बार लेयर का फॉर्मेशन हो गया और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना था आपका? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोबारा से और मॉलिक्यूल आएंगे तो उनके बीच में भी क्या होगा? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस तरह से और भी मॉलिक्यूल्स आराम से दूसरी लेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस तरह से तीसरी लेयर भी आएगी तो वो इस वाले मॉलिक्यूल से क्या बनाएगी? एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी। इस तरह से मॉलिक्यूल्स कई सारी लेयर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इनके मिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। इस वजह से यहाँ पर कई सारी लेयर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के मिड में आसानी से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप ये आपको पांचों पॉइंट आसानी समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो जिनकी बात कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ
प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा हम उसकी बात करते हैं। देखो आपको पता है, सपोज दैट इसको समझना है आपको, ये आपका कोई क्लोज रूम है और ये आपका व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड को हम क्या मान लेते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, व्हाइट बोर्ड इज द सरफेस। यहाँ पर आके कई, इस रूम में कई सारी गैसेज हैं और कई सारी गैसेज यहाँ पर आके एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मैं उन गैसेज को थोड़ा फोर्सफुली यहाँ फेंकू, प्रेशर लगा के इस व्हाइट बोर्ड में फेंकूंगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा उतना ही इजीली एब्जॉर्प्शन होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाने पर, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपका इस तरह से कोई ग्राफ आता है, वह ग्राफ समझ सकते हो आप, व्हाट x by m रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। x by m रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और यहां पर हम देख रहे हैं प्रेशर। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ आपका यानी कि x by m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप आपको ये ग्राफ आसानी से समझ में आ गया होगा। सॉरी, ग्राफ कुछ इस तरह से नहीं, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कोई x by m और p में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे x by m की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपको ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाऊंगा रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अब हम इसके 7th पॉइंट की बात करते हैं। Effect of pressure. 7th point is effect of temperature. Sorry, 7th point is effect of temperature. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। अब हम देखते हैं जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द सरफेस यानी कि एब्जॉर्बेंट, जहां पर मॉलिक्यूल्स के साथ एक वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉरी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स इस वाले बॉन्ड को, वीक बॉन्ड होता है, इसको आसानी से ब्रेक करके क्या हो सकते हैं, अपना बॉन्ड क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, यानी कि डिसॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उनका डिसॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। अगर उनका डिसॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात समझ में आ गई, टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो वी कैन से रिटन एज x by m represent extent of absorption and T is the temperature। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो x by m आपका घटेगा।
आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा और ये सारे जो भी फिजिकल एडजॉर्प्शन के स्टेटमेंट है वो सब समझ में आ गए होंगे। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन और ये केमिकल एडजॉर्प्शन है वो एडजॉर्प्शन टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनना कंफर्म है, क्योंकि देखो एडजॉर्प्शन का जो टॉपिक है 1/2 यानी कि 1/2 वेटेज लगता है, यानी कि 2 मार्क्स का वेटेज तो उसका है ही कंफर्म। और सब मेन जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से वो यहीं से आते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। चलो आओ अब इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है, वैसे वैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता है। चलो अब हम इससे रिलेटेड एक दो ग्राफ की स्टडी करेंगे और इस तरह क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में इजीली आ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। किसकी बात कर रहा है वो? फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है। आपको दे रखा है ये जो ग्राफ है वो किसका है? फिजिकल एडजॉर्प्शन का है, दे रखा है। और आपको दे रखा है x/m वर्सेस टी, प्रेशर का ग्राफ दे रखा है। और आपको ये चीज गिवन अप है, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड इट इज थर्ड कर्व। ये जो कर्व है वो T1 टेम्परेचर पर है, ये जो कर्व है वो T2 टेम्परेचर पर है और ये जो कर्व है वो T3 टेम्परेचर पर है। तो आपको क्या करना है? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। आपको ये देखना है ये जो टेम्परेचर है उनमें से यानी कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है या T1 टेम्परेचर ज्यादा है, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। देखो ग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं और हम ये अरेंज ये जानने की कोशिश करेंगे किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, T1 टेम्परेचर ज्यादा है या T2 टेम्परेचर ज्यादा है या फिर T3 टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर सबसे कम होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई आपको पता है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे x/m की वैल्यू बढ़ती है, और ये ग्राफ पहले ही गिवन पे ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए बात कर रही है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ यही होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब हम देखो समझते हैं, ये जो कर्व बता रहा है वो एट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे बता रहा है। ये जो दूसरा कर्व है देखो, फर्स्ट कर्व एट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर, सेकंड कर्व है एट कांस्टेंट T2 टेम्परेचर और थर्ड कर्व है एट कांस्टेंट T3 टेम्परेचर पर। इस तरह की सिचुएशन में आपको एक चीज पता है, देखो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो x/m की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी। x/m रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे x/m की वैल्यू क्या होती है आपकी? कम होती है। तो इस तरह के ग्राफ में आप क्या करोगे, आंख बंद करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? एट कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर क्या हो गया आपका? बिल्कुल कांस्टेंट हो चुका है। अब आप यहाँ देखोगे x/m यानी कि रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसका याद है? Suppose that this curve for at T1 temperature, this curve is T2 temperature पर और this curve is T3 temperature पर। अब आप देखो किस पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है भाई, किस टेम्परेचर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है? आपको इसको देखने के बाद पता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि x/m किस टेम्परेचर पर ज्यादा है भाई? सबसे ज्यादा T3 टेम्परेचर पर है। x/m सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर है? T3 टेम्परेचर पर है। उसके बाद x/m किस टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? उससे कम कितना है भाई? T2 टेम्परेचर पर है। और सबसे कम x/m की वैल्यू किस पर है? T1 टेम्परेचर पर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो जहां x/m की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा x/m की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो T1 टेम्परेचर सबसे क्या, देखो T1 टेम्परेचर पर x/m की वैल्यू सबसे कम है, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या होगा भाई? बताओ भाई, जितना ज्यादा यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम होगा।
T3 टेम्परेचर पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, तो T3 टेम्परेचर सबसे क्या होगा, कम होगा। T3 से ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T2 का होगा, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर T1 का होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम है। जिसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आसानी से 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। Second type of absorption, that is chemical absorption. देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो समझते हैं। देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, इट इज यानी कि मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि केमिकल बॉन्ड। हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, लाइक एज कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ आर बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखो यानी कि मॉलिक्यूल्स और ये जो सरफेस यानी कि एडजॉर्बेंट होगा उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होने वाली है। तो हम सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी हाई। यहाँ पर देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो भी बहुत हाई होगा, और जिसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 80 to 400 किलोजूल पर मोल। इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, लाइक एज एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल कुछ ही गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता था, बाकी गैसेस उससे थ्रू आउट पास हो जाती थी। इसी तरह से ये जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप की गैसेस को ही अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा, बाकी गैस को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इट इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं नॉन रिवर्सिबल इन नेचर का यहाँ पर मतलब क्या है। यानी कि देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और एडजॉर्बेंट यानी कि सरफेस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो नॉर्मल कंडीशन पर बॉन्ड का ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं एट नॉर्मल कंडीशन पर। लेकिन अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो तो बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है एट नॉर्मल कंडीशन पर। नॉर्मल कंडीशन पर आप यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, ये वीक बॉन्ड होता था, नॉर्मल कंडीशन पर भी बॉन्ड ब्रेक होता रहता था। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में केस में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, नॉर्मल कंडीशन पर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो वी कैन से इट इज नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। अब हम देखो फिफ्थ पॉइंट, दिस इज
it form monomolecular layer. What means of monomolecular layer? यानी कि ये ओनली एक ही लेयर फॉर्म करता है। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? इस तरह के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में सरफेस पर ओनली एक ही लेयर का फॉर्मेशन होगा। वो हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो समझो, ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, आपकी सरफेस है, और यहाँ पर एक बार आपकी सरफेस पूरी तरह से ढक गई, उसके बाद दोबारा एडजॉर्प्शन यानी कि दोबारा लेयर, दूसरी लेयर नहीं बनेगी। क्योंकि एडजॉर्प्शन में क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सरफेस और मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब उसके पास अदर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की पूरी टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे तो उनके बीच ना कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ पर मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स की हेल्प से मल्टी मॉलिकुलर लेयर फॉर्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ओनली एक बार मॉलिक्यूल से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सो हो गया। अब इसके पास इतनी टेंडेंसी, इतना अट्रैक्शन नहीं बचा है जिससे ये बाकी अदर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सके। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ओनली ये एक ही लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। 5th पॉइंट में रफ करता हूँ। अब मैं 6th पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या इफेक्ट क्या होगा, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो होता क्या है वो समझते हैं। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे एक बार। ध्यान, ये आपका एब्जॉर्बेंट है। एक बार देखो, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एट इनिशियल स्टार्टिंग, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक बार ये पूरी जो आपकी सरफेस है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इससे ढक जाएगी। स्टार्टिंग में देखो, एट स्टार्टिंग आप यहां लिख सकते हैं, एट स्टार्टिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। स्टार्टिंग में जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि सपोज दैट इट इज वाई टूवर्ड्स द सरफेस, और यहाँ आप मॉलिक्यूल को प्रेशर से फेंकोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन एक बार लेयर बनने के बाद अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होने वाले नहीं है। केमिकल एब्जॉर्प्शन की खासियत है ओनली वो एक ही लेयर बनाते हैं। एक बार लेयर का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ आप कितना भी प्रेशर लगा लो, लेयर दोबारा फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। यानी कि दोबारा से इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड बनने वाला नहीं है। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो एक बार इनिशियल स्टार्टिंग में क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा, but after some time it will be constant, and after formation of monolayer it will be constant, adsorption will be constant, adsorption will be constant। अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो एब्जॉर्प्शन बढ़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एक बार लेयर फॉर्म हो चुकी है। अब आप कितने भी मॉलिक्यूल बना लो एब्जॉर्प्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राफ क्या होगा आपका इसका, देखो एक बार ग्राफ के लिए हल्का सा स्पेस देख लेते हैं। तो इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। Very important graph, x by m is the extent of adsorption, it is the pressure। किसके लिए बात हो रही है? That is chemical adsorption के लिए, chemical adsorption at low pressure। लो प्रेशर होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा
एक बार पूरी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अब एडजॉर्प्शन क्या हो चुका है आपका, कांस्टेंट। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो, एडजॉर्प्शन बढ़ने वाला नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आपको प्रेशर और एक्स बाई एम यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में ग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। सेवंथ पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। सेवंथ पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने कॉलिजन, देखो आपका जो फोर्थ चैप्टर है उसमें कॉलिजन थ्योरी थोड़ा रिमूव हो गया है इस साल। तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनको क्या करना होता है, कोलाइड करना होता है, और कॉलिजन करने के बाद उनको एक एक्टिवेटेड यानी कि एक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना होता है। देखो सपोज दैट मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, अगर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उनको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करना होता है। मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो एट स्टार्टिंग में क्या होता है, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स है, स्टार्टिंग में जब आप इसे हीटअप करोगे, स्टार्टिंग में जब आप इसे हीटअप करोगे तो यहाँ पर ये हीट मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी देगी जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस कर सके और यहाँ पर आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एट स्टार्टिंग यानी कि एट स्टार्टिंग जब आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाओगे, बात समझ में आ रही है, एट स्टार्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, दिस टेम्परेचर यूज टू फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड, दिस टेम्परेचर यूज टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो भाई सपोज दैट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी थी, अगर उसको बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करने के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो आपका एवरेज क्या है, 33%। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कुछ एनर्जी है, अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है यानी प्रोडक्ट बनाना है तो इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए या उसके बराबर एनर्जी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप हीटअप करोगे तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। और आफ्टर, अब एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया भाई, अब देखो एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, आफ्टर, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अब ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और मॉलिक्यूल्स सरफेस छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू रिमूव फ्रॉम सरफेस, और मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार तो दोबारा समझ लो।
स्टार्टिंग में क्या हुआ, एट स्टार्टिंग में वो जो आप हीट दे रहे थे वो किसके लिए काम आ रही थी, वो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी काम आ रही थी। तो एट स्टार्टिंग रेट ऑफ, यानी कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो बढ़ रहा था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। बट आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बैरियर क्रॉस करना होता है। तो स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी मिल जाती है जिससे वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, अब और ज्यादा हीटअप होगा तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब मॉलिक्यूल सरफेस को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम इससे का ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ एक्चुअल में होगा क्या। एक बार आप इसका स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद में इसको रफ करता हूं और इससे रिलेटेड ग्राफ की स्टडी करेंगे। देखो x बाई एम यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। और किसके लिए बात हो रही है, फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता था भाई, टेम्परेचर बढ़ाते थे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता था। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और फिर घटता है। क्यों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी से वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करेगा, और जब एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। एट स्टार्टिंग टेम्परेचर यूज्ड टू फॉर, एट स्टार्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज so rate of absorption increase, but after some time formation of bond, kinetic energy of molecules increase, then the start will be डिक्रीज, और वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से स्टार्टिंग में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उसके बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटता है। आई होप आपको केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन यहाँ तक